सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे पास कई स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आते हैं और कई स्टूडेंट सब मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे इसकी जॉब प्रोफाइल बता दो, उसकी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। जैसे कई बच्चों ने मैसेज करा कि सर पटवारी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसका वर्कलोड कैसा रहता है, उसकी सैलरी क्या रहती है, कितने दिन छुट्टी रहती है, क्या करना पड़ता है, प्रमोशन क्या होता है, ये सारी जानकारी मुझसे मांग रहे थे। उसके बाद कई बच्चों ने एडीओ के बारे में भी पूछा कि सर एडीओ के बारे में थोड़ा बता दो। कई बच्चों ने समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के बारे में पूछा। तो मैं आज जो पहला वीडियो आपको बता रहा हूँ वो पटवारी के बारे में बता रहा हूँ कि पटवारी का प्रमोशन क्या होता है, पटवारी का कार्य क्या होता है, पटवारी कैसे कार्य करता है, किस तरीके से उसकी जॉब रहती है, कब तक उसकी जॉब रहती है, कितने सालों में उसको प्रमोशन मिलता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें, ट्रेनिंग क्या होती है, सैलरी कितनी रहती है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। संपूर्ण मतलब संपूर्ण। आप इसके बाद में कहीं से भी आपको पटवारी की जॉब प्रोफाइल देखने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल डिटेल में लेके चलता हूँ कि पटवारी में क्या सैलरी है, क्या प्रोफाइल है, क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग तो अपन ने यही डाला था, पटवारी बनने के बाद का सफर। और यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, तो इमेज है खेत की इमेज डली है। खेत की इमेज इसलिए डली है कि अगर आप पटवारी बन जाते तो आपका जीवन जो है ना वो इनसे जुड़कर ही निकलेगा, जुड़ा हुआ निकलेगा आपका जीवन पूरा। जितने भी आप 10, 20, 30 साल, 40 साल, जितनी भी आपकी उम्र है, जितनी भी उम्र के लिए आप जॉब करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आपको पता है कि रिटायरमेंट कितने साल पे होता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की जॉब करते हैं तो 62 साल आपकी उम्र तक जॉब रहती है आपकी। अब मान लो आप अभी 30 साल के हैं तो 32 साल जो आपका जीवन निकलेगा वो बेटा इन खेतों के साथ जुड़कर निकलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी मिथ रहती है। पहली मिथ रहती है कि सर ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलती, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी मिथ ये रहती है कि सर ट्रेनिंग में कुछ नहीं सिखाया जाता, ये भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है, बहुत कुछ चीजें आप सीखते भी हैं। ट्रेनिंग जो रहती है ना, आपको ट्रेनिंग में बता देता हूँ, टोटल 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग होती कहाँ है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। 6 महीने में कब कब कितने कितने महीने क्या रहती है वो भी चीज आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ट्रेनिंग जो होती है रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग सेंटर पर होती है। जैसे आप अगर देख पा रहे होंगे ये जो इमेज है, ये राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण शाला इंदौर, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इंदौर, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप इंदौर में पटवारी बनते हैं, हर जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप ग्वालियर में पटवारी बन जाते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है भू अभिलेख कार्यालय में। अगर आप इंदौर में पटवारी बन जाते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, ये जो सामने जो इमेज आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में आपकी ट्रेनिंग होगी बेटा। यहाँ पे ये जो इस सेंटर का नाम है रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर ही सारी पटवारियों की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले जो होते हैं वो रिटायर्ड पटवारी होते हैं, और जो वर्तमान में राजस्व निरीक्षक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, वो रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान। नायब तहसीलदार जो होते हैं वो रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और एक अपर कलेक्टर एडीएम की जो एसडीएम और एडीएम के जो लेवल के रहते हैं उनके अंडर में हम लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, यानी पटवारियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, 4 मंथ आप अगर देख रहे होंगे सामने एक छोटी सी इमेज बनी है जहाँ पे ये सारे पटवारी बैठे हुए हैं और ये टीचर हैं। टीचर ये जो रहेंगे या तो पटवारी होंगे या रेवेन्यू इंस्पेक्टर होंगे या नायब तहसीलदार होंगे। यहाँ पर ये सभी पटवारियों को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था पटवारी की बेटा टोटल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें से 4 महीने की जो ट्रेनिंग रहती है वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग रहती है। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग का मतलब ये है इस 4 महीने के अंदर आपको उसके अंदर किताबी ज्ञान दिया जाता है। किताबी ज्ञान का मतलब आपका खसरा क्या होता है, आपकी खतौनी क्या होती है, आपका बीवन क्या होता है, आपका डायवर्सन क्या होता है, डायवर्सन बीवन क्या रहती है, आपकी जो स्केल रहती है नक्शा नापने की, जो कंघी प्रकार होते हैं, गुनिया क्या होता है, ये सारी चीजों की जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग रहती है वो यहाँ पे दी जाती है। कहाँ पे? इस ट्रेनिंग सेंटर पे। इस ट्रेनिंग सेंटर पर पटवारियों को जमीन का सीमांकन करना भी सिखाया जाता है। सीमांकन का मतलब होता है जमीन को नापना। ये सब चीजें आपको इस ट्रेनिंग में इस 4 महीने के अंदर सिखाई जाती है। यहाँ पर आपको फील्ड पे बस सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाता है।
कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। जैसे मान लो 1 महीने आपने यहाँ ट्रेनिंग कर ली या 2 महीने ट्रेनिंग कर ली, तो 2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद पटवारियों के एंजॉयमेंट के लिए 7 दिन आपको किसी अन्य पटवारी के साथ अटैच कर देते हैं और 7 दिन तक आपसे कहते हैं जाओ आप छोटी मोटी ट्रेनिंग करके आओ। 7 दिन की जब आप ट्रेनिंग करके आ जाएंगे तो उसके बाद जो बचे 2 महीने हैं, 2 महीने बच गए ना, 2 महीने बाद आप जाएंगे तो 2 महीने बच गए, 2 महीने में 7 दिन हटा दो तो जितने दिन आपके बचे हैं 4 महीने कंप्लीट होने में फिर से आपकी थियोरटिकल ट्रेनिंग होगी। इस थियोरटिकल ट्रेनिंग में बस आपको मशीन चलाना जो सिखाते हैं, जो उसी एरिया में जहां पे ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहता है वहीं पर आपको मशीन से TSM मशीन होती है, टोटल स्टेशन मशीन होती है, जिससे आपको क्या सीमांकन करना सिखाया जाता है। तो ये आपके 4 महीने की ट्रेनिंग आप समझ गए, थियोरटिकल ट्रेनिंग रहती है और आपको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी एक एज अ क्लास की तरह। जैसे आप बचपन में स्कूल जाया करते थे ना, कॉलेज जाया करते थे ना, तो जो कॉलेज में जाते थे ना वही फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 महीने की जो ट्रेनिंग रहती है, 4 महीने अपने कंप्लीट हो गए। 4 महीने कंप्लीट होने के बाद अगले जो 2 महीने हैं, अगले जो 2 महीने आप ये देख पा रहे हैं, अगले जो 2 महीने हैं वो आपके जितने भी सीनियर पटवारी होंगे या पुराने जो पटवारी होंगे उन पटवारी के साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अब आपने जितना भी 4 महीने में सीखा उस 4 महीने को जाके अपने फील्ड पे जाओ और फील्ड पे जाके आपको अपनी नॉलेज का प्रैक्टिकल करना है। तो क्या करते हैं, पुराने पटवारी के साथ रहते हैं। पुराने पटवारी क्या करते हैं, आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं कि ये गिरदावरी कैसे करते हैं, नामांतरण की रिपोर्ट कैसे लगाते हैं, अपन नक्शे को देखकर मौके पर कैसे पहुंचते हैं। आपके पास जो पटवारी का नक्शा रहेगा उस नक्शे को देखकर उस सर्वे नंबर पर कैसे पहुंचा जाए, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको पुराने पटवारी देते हैं अगले 2 महीने तक। 2 महीने आप फील्ड में रहेंगे और 4 महीने आप ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे। तो टोटल कितने महीने हो गए आपके? 6 महीने। जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे लिखा है SDM महोदय द्वारा। एसडीएम की जगह पर तहसीलदार भी हो सकता है। तो SDM या तहसीलदार जो होता है उनके द्वारा आपको हल्का प्रोवाइड करा दिया जाता है। हल्का, अब बात आती है हल्का क्या होता है। ये हल्का होता है बेटा जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, यानी पंचायत। एक पटवारी को एक पंचायत दी जाती है। अगर पटवारियों की शॉर्टेज रहती है तो एक पटवारी को 2 पंचायत भी दी जा सकती है, लेकिन एक पंचायत में 2 पटवारी नहीं हो सकते। एक पंचायत में कम से कम एक ही, ज्यादा, एक पंचायत में एक ही पटवारी होगा। 2 पंचायत में भी एक पटवारी हो सकता है, लेकिन एक पंचायत में 2 पटवारी नहीं हो सकते। अब पंचायत का मतलब क्या होता है, पंचायत में आपने इलेक्शन इलेक्शन देखा होगा, तो उस पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं, एक गांव भी हो सकता है, 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी गांव हो सकते हैं। इंदौर में एक कालाकुंड है, कालाकुंड पंचायत है। कालाकुंड पंचायत में टोटल 10 गांव है। इंदौर में शिवनगर पंचायत है जिसमें 5 गांव है। इंदौर में दतौदा पंचायत है जिसमें एक ही गांव है। तो आपके उस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं वो उन सभी का मुखिया हो जाता है कौन? पटवारी। समझ पा रहे हैं क्या होता है? पटवारी होता है। तो वहां पर क्या रहता है, SDM महोदय द्वारा जब आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो 6 महीने की ट्रेनिंग जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद में आपको SDM महोदय द्वारा या तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारियों को हल्का दे दिया जाता है। हल्का मतलब जहां पे आपको कार्य करना है वो पंचायत आपको दे दी जाती है और आपसे कह दिया जाता है बेटा आपने जो 6 महीने में सीखा इससे सरकार को ये फील होता है कि आप परिपक्व हो गए, अब जाके आप इंडिविजुअली काम करें। अब वहां पे आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। हाँ, ये है कि आप जिस तहसील में है वहां तहसील में आपके कई सीनियर पटवारी होंगे, उनकी हेल्प नॉर्मली ले सकते हैं, लेकिन अब वो जो सीनियर पटवारी होंगे वो आपके हल्के में काम नहीं कर सकता। आपको अपने आप से ही सारा का सारा काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कि सर वेतन क्या रहता है। MP पटवारी की जो सैलरी है वो बेटा पे ग्रेड जो है वो है 2100 पे ग्रेड। अभी मध्य प्रदेश में हड़ताल चलती रहती है 2800 पे ग्रेड करने के लिए कि सर 2800 पे ग्रेड कर दो। CM साहब से बोला जाता है, हड़ताल की जाती है, पटवारी हड़ताल कर रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे कर दो। अगर 2800 पे ग्रेड हो गई अपनी पटवारी की, अगर 2800 पे ग्रेड हो गई तो राजा नौकरी हो जाएगी। अभी 2100 पे ग्रेड है, थोड़ी सी कम है, मेरा मानना ऐसा है थोड़ी सी कम है। 2100 पे ग्रेड अगर है और अभी तो वर्तमान में 2100 पे ग्रेड ही है, जो आप पेपर जो आप पेपर देने जा रहे हैं वो 2100 पे ग्रेड का ही देने जा रहे हैं और 2100 पे ग्रेड है तो आपकी जो शुरुआती वेतन रहेगा वो 22,100 रुपए। कितना रहेगा? 22,100। और आपको जो ये वेतन है, ये वेतन आपको पहले महीने से ही मिलना चालू हो जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग चालू होती है उसी दिन से आपका वेतन मिलना चालू हो जाता है, वेतन काउंट होना चालू हो जाता है। आपको जैसे महीना कंप्लीट होगा तो कभी कभी क्या होता है आपका
पूरी सीट जो होती है, सिलेक्शन सीट, वो अपडेट होती है, तो पहले महीने आपको सैलरी नहीं मिल पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले महीने जैसे मान लो 2 महीने बाद सैलरी मिल रही है, तो दोनों महीने का जो कंबाइंड वेतन होगा 22,100 यानी 44,200 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये रहता है। ट्रेनिंग में भाई साहब बहुत सब कुछ सिखाया जाता है। जो 4 महीने की ट्रेनिंग रहती है ना, वो जीवन के सबसे खुशी के पल रहते हैं। आप एंजॉय करो, फुल तरीके से एंजॉय करो, मजा आता है। कॉलेज की तरह आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है, जिसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती है ना। चलो बड़े, अब बात आती है भैया पटवारी का कार्य क्या रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पटवारी का कार्य क्या रहता है, कार्य क्या रहता है। कार्य देखिए, आप क्या है, संपूर्ण हलके का चार्ज दिया जाता है। आपकी जो पंचायत है वो आपका हलका है, उस हलके का संपूर्ण चार्ज आपके पास है। संपूर्ण चार्ज होने का मतलब ये है कि आप उस हलके के कलेक्टर हो। अब आप उस हलके के कलेक्टर हो, कलेक्टर होने का मतलब आप उस हलके के राजा हो। इसका मतलब क्या, आप उस हलके में, आप उस पंचायत में जितने भी गांव हैं, उस गांव में हर एक चीज का आप निरीक्षण कर सकते हैं। चाहे वो फैक्ट्री हो, जैसे मान लो मेरे पास कोई हलका है, मेरे पास शिवनगर हलका था, उसमें 7-8 फैक्ट्रियां थी। उन फैक्ट्री हो, चाहे आपके हलके में कॉलेज हो, चाहे आपके हलके में स्कूल हो, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे आपके रिसोर्ट हो या पार्क हो। रिसोर्ट पार्क आपने सुना होगा, जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में। रिसोर्ट पार्क हो, कुछ भी हो, चाहे राशन की दुकान हो, इन सभी का क्या कर सकते हैं आप, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यानी जांच कर सकते हैं। अगर आपका मन है, आज मूड खराब हो गया, नहीं मुझे इस फैक्ट्री की जांच करनी है, आप बेझिझक होकर घुस जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। पर आपके पास टैग होना चाहिए कि मैं इस हलके का पटवारी हूं। समझ पा रहे हैं। आप उस फैक्ट्री की जांच कर सकते हैं, आप स्कूल की जांच कर सकते हैं, आप राशन की दुकान की जांच कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में आने वाली हर चीज की जांच कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो, ये चौकीदारी का फोटो है, ये निरीक्षण करते हुए के समय का फोटो है। तो आप इस तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं, आपके हलके में जो भी चीज आती है, आप फ्रीली आप उसमें घूम सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण कर कर, इन्वेस्टिगेट कर कर, जांच करके, अगर आपको कोई विसंगति पाई जाती है, तो आप एक रिपोर्ट बना के तहसीलदार महोदय को आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार महोदय को ही आप दे सकते हैं। कुछ ही चीजें ऐसी रिपोर्ट होती है जब आप एसडीएम महोदय के पास जाएंगे, अन्यथा आपकी जो रिपोर्ट है वो तहसीलदार महोदय को दी जाती है, और उनके द्वारा, वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है नामांतरण। पटवारी का काम क्या रहता है, नामांतरण। जैसे मान लो किसी ने जमीन खरीद ली है, मान लो किसी ने जमीन खरीदी, तो किसी के नाम पे थी, उससे उसने जमीन खरीदी, किसी के नाम पे थी, किसी के नाम पे थी और उससे उसने जमीन खरीदी किसी व्यक्ति ने, तो क्या करेगा, वो व्यक्ति उस जमीन को अपने नाम पे करवाएगा। तो वो नाम पे खुद कर नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा, वो पटवारी के पास जाएगा। और वो नामांतरण करवाना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, आपने किससे सुने होंगे, एक जमीन के दो दो रजिस्ट्री हो गई। क्यों होता था ऐसा, ये इसलिए होता था कि सामने वाले व्यक्ति ने, जैसे मान लो मैंने जमीन खरीद ली और मैं नामांतरण नहीं करवा पाया, तो जिसका नाम चल रहा है उस व्यक्ति ने वही जमीन किसी दूसरे को बेच दी। अब हम फंस रहे हैं, अब हम घिस रहे हैं उसको सही करवाने में। तो ये नामांतरण होना जरूरी होता है। नामांतरण का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी से जमीन खरीदी है, तो उस व्यक्ति का नाम, जिससे खरीदी उसका नाम हटाकर, विक्रेता का नाम हटाकर क्रेता का नाम उस पर चढ़वाना होता है, और वो चढ़वाने का काम, वो चढ़ाने का काम पटवारी का होता है। समझ पा रहे। तो नामांतरण है, पटवारी का होता है मतलब नामांतरण की रिपोर्ट लगाएगा। बंटवारे का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 भाई है, 3 भाई है, जमीन है, वो आपस में बांटना चाहते हैं, तो बंटवारा का काम वो खुद नहीं कर सकता, वो पटवारी के माध्यम से ही करवा पाएगा। बटांकन का काम मान लो नक्शे पे नक्शा है, जैसे मान लो 236 सर्वे नंबर है, या मान लो 120 सर्वे नंबर है, 120 सर्वे नंबर में 5 भाइयों का हिस्सा है, तो उस नक्शे में 5 लाइन डालनी है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बटांकन। अन्य शिकायत की जांच रिपोर्ट। अन्य शिकायत की जांच रिपोर्ट का मतलब, जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर मुझे रास्ते से नहीं निकल रहा है, रास्ता विवाद है, रास्ते विवाद की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जांच करना। तो इन सभी की आपको क्या करनी है, जो रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट तहसीलदार महोदय को के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, कि तहसीलदार महोदय को दी जाती है कि सर ये नामांतरण की रिपोर्ट है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो अगर आदेश कर देते हैं, आप उसे अमल कर सकते हैं, तो उसका नाम चढ़ा देंगे। अगर वो बंटवारे पे आदेश करते हैं, तो सभी भाइयों को जमीन बांट सकते हैं। अगर वो बटांकन का आदेश करते हैं, तो नक्शे पे आप लाइन काट सकते हैं। और अन्य कोई शिकायत है, जैसे मान लो रास्ता विवाद की शिकायत है,
तो आपने मौके पर जाके मौका निरीक्षण किया, पंचनामा बनाया और आपने रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट आप किसको दे देंगे? तहसीलदार को दे देंगे। फिर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश करता है और उस आदेश का पालन कौन करवाता है? पटवारी करवाता है। बात समझ पा रहे हैं? और क्या कार्य रहता है? अभिलेख दुरुस्ती। अभिलेख दुरुस्ती का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी की जमीन पे जैसे मान लो मेरी जमीन है, मेरी जमीन पे मेरा नाम था लेकिन गलती से किसी और का नाम आ गया, तो क्या हो गया? अभिलेख में गलती होगी। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड में क्या हो गई? गलती हो गई। तो उस रिकॉर्ड को सही करवाना, उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने का जो कार्य रहता है वो भी पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ही होता है। तो पटवारी की रिपोर्ट जो अभिलेख दुरुस्ती है वो किसको दी जाती है? रिपोर्ट एसडीएम महोदय को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं? एसडीएम को। अन्य रिपोर्ट थी जैसे कि नामांतरण, बंटवारा, बटांकन, अन्य शिकायत जो होती वो तहसीलदार को प्रस्तुत की जाती है, लेकिन अभिलेख दुरुस्ती की जो रिपोर्ट होती है वो किसको प्रस्तुत की जाती है? एसडीएम को। कई तहसीलों में ऐसा होता है कि अभिलेख दुरुस्ती की रिपोर्ट भी तहसीलदार को प्रस्तुत की जाती है, कई जगह पर होता है। छोटे छोटे जिले में, अगर मैं इंदौर जिले की बात करता हूँ तो आप एसडीएम को रिपोर्ट करोगे अभिलेख दुरुस्ती का। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ मुरैना की बात करता हूँ या भिंड की बात करता हूँ, तो वहां का पटवारी अगर अभिलेख यानी रिकॉर्ड को दुरुस्त कराना, दुरुस्त मतलब सही कराना है, तो वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर सकता है? तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला कार्य रहता है सीमांकन का कार्य। अब देखिए पहले क्या होता था, सीमांकन जो था, सीमांकन मतलब जमीन को नापना। सीमांकन का जो कार्य होता था वो आरआई के द्वारा किया जाता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा। लेकिन अभी नियमावली जो थी मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली जो थी उसमें संशोधन हुआ, और संशोधन में ये बोला गया कि आरआई अगर नहीं है तो उसके जगह पर पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा भू अभिलेख नियमावली में हो चुका है। तो पहले क्या होता था, अब क्या है, अभी क्या है, जैसे वर्तमान में बताऊं आपको कि अगर आप नगर निगम सीमा के अंदर पटवारी हो तो सीमांकन, अगर नगर निगम सीमा के अंदर के पटवारी हो तो सीमांकन का काम पटवारी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के आप पटवारी हो तो आरआई अभी भी वहीं पे काम सीमांकन का कार्य कर रहा है। तो ये लिखा है सीमांकन का कार्य अगर नगर निगम सीमा में पटवारी है तो पटवारी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां पे आरआई के द्वारा, आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वह अभिलेख नियमावली मुझे लगता है जल्दी लागू हो जाएगी कि हर जगह सीमांकन पटवारी का कार्य पटवारी ही करेगा। समझ पा रहे हैं? पढ़े बेटा आगे। ये सीमांकन का कार्य चल रहा है। ये सीमांकन का कार्य जो है टीएसएम मशीन द्वारा किया जाता है। टीएसएम, टोटल स्टेशन मशीन जिसे अपन बोलते हैं, टीएस मशीन, यहां से सीमांकन का कार्य किया जाता है। हालांकि ये अपग्रेडेशन हो रहा है। पहले क्या होता था, एक सांकर होती थी, एक सांकर, सांकर मतलब जंजीर टाइप में होती थी, और उससे क्या करते थे, सीमांकन करते थे, जमीन को नापते थे। लेकिन वो बंद हुई तो टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ये मशीन आ गई। अब फिर टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपग्रेड होती जा रही है, तो इसकी जगह पर भी एक और मशीन आ रही है, जैसे सैटेलाइट मशीन का नाम दिया गया है, सैटेलाइट मशीन। अब उससे आगे चल के सीमांकन होना चालू हो जाएंगे। बढ़े आगे। ये देखिए आरबीसी 64 का प्रकरण तैयार करना, इसका मतलब क्या, मुआवजा। आरबीसी 64 का मतलब होता है प्रकरण मतलब मुआवजा। ये सारी चीजें मैंने एक छोटा सा विवरण की फोटो लगा दी है, लेकिन ये है, जैसे मान लो किसी आकस्मिक तरीके से बिजली गिरी, मान लो बिजली गिरी और किसी की भैंस बंधी हुई थी, भैंस पे बिजली गिरी, भैंस मर गई, तो उस भैंस मरने का जो मुआवजा है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। मान लो बरसात ज्यादा हो गई, किसी की फसल खराब हो गई, मुआवजा दिया जाता है। मान लो बरसात हुई, किसी का घर टूट गया, तो उस समय मुआवजा दिया जाता है। तो वो मुआवजा किस पर दिया जाता है, पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार। और पटवारी रिपोर्ट किसमें लगाता है, आरबीसी 64 का प्रकरण तैयार करता है। आरबीसी 64 एक धारा है, आरबीसी 64 एक टैग है। इस आरबीसी 64 के अनुसार वो प्रकरण तैयार करेगा और उस प्रकरण में वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है। पटवारी की रिपोर्ट ही होती है कि उसको मुआवजा 1500 रुपए दिलवाएगा या 5000 रुपए दिलवाएगा। पटवारी चाहेगा तो 5000 रुपए भी दिलवा सकता है, और अगर वो चाहेगा 1500 रुपए तो 1500 रुपए भी दिलवा सकता है। लेकिन अगर आप पटवारी बन जाए तो लीगली तरीके से जो बनता है वो दिलवाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आरबीसी 64 का मतलब है आप जो भी हानि हो रही है उसका मुआवजा जो मिलता है वो आरबीसी 64 के प्रकरण के अनुसार ही मिलता है, और उसको तैयार कौन करता है, पटवारी ही तैयार करता है। यहाँ पे देखें, पटवारी का कार्य अपने क्षेत्र में आ रही निवासियों की समस्या का निराकरण करना। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो मैं पटवारी हूँ
और मैं पटवारी जिस पंचायत में हूँ उस पंचायत के जो भी निवासी हैं, उस निवासी में से किसी भी व्यक्ति को अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए या तो पटवारी ऑन द स्पॉट निराकरण कर सकता है, और अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो उस समस्या का मौका पंचनामा बना के, रिपोर्ट बना के तहसीलदार के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से निराकरण करवा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारा का सारा निराकरण किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा करवाया जाता है। या फिर सरकार की कोई योजना है, जैसे पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, पीएम किसान है, मुख्यमंत्री सीएम किसान है, ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। कई योजनाएं जो चल रही है उस योजना को जो लागू करवाना या उस योजना में काम करना किसका काम रहता है? पटवारी का। मान लीजिए कोई ऐसी योजना है जो किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है, भले वो दूसरे डिपार्टमेंट की हो, अगर वो पटवारी से शिकायत करती है तो पटवारी अपने समकक्ष अधिकारी यानी तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से बोल के उसको उस योजना का लाभ दिलवा सकता है, क्योंकि वो राजा है हल्के का, पंचायत का राजा है। समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए कहा जाता है कि सरकार की कोई भी योजना हो वो बिना पटवारी के लागू होती नहीं है, पटवारी को ही लागू करवाना पड़ता है। आगे अगर बढ़े तो और क्या रहता है? शासकीय जमीन की सुरक्षा करना। ऑब्वियसली बात है, आप सरकार के कर्मचारी हो तो शासकीय जितनी भी भूमि पड़ी है उस पर कई लोग रहते हैं, उपद्रवी लोग जो अतिक्रमण करने का सोचते हैं, और लेकिन पटवारी का काम रहता है कि उस जमीन का प्रोटेक्शन देना उस जमीन को। अगर कोई ऐसा करता है तो पहले उसको समझाओ, नहीं मानता है तो अपने अधिकारी को बताओ, पुलिस बल के अनुसार उसको हटा दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें किस पर डिपेंड रहती है? पटवारी पर ही। पटवारी अभिलेख की सुरक्षा करना। ऑब्वियसली अभिलेख मतलब है दस्तावेज यानी रिकॉर्ड। ऑब्वियसली बात है, सरकार ने आपको कोई रिकॉर्ड दे रखा है उसकी तो आपको सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले एक ये छोटा सा काम और रहता है, गिरदावरी का कार्य। गिरदावरी का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मान लो किसान ने खेत में कौन सी जमीन बो रखी है, किसान ने खेत में कौन सी जमीन खेत में कौन सी फसल बो रखी है, किसान ने खेत में कौन सी फसल बो रखी है, उस फसल का सरकार तक पहुंचाना है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा होती है, गेहूं पंजाब में ज्यादा होता है, ये कैसे पता चलता है? ये पटवारियों की रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है। पटवारी क्या करता है? फील्ड में जाता है, मौके पर जाता है, मौके पर देखता है कि इस सर्वे नंबर में ये फसल बो रखी है, उस फसल को, ये ऐप का इंटरफेस है, इस ऐप के इंटरफेस के माध्यम से ये जो गिरदावरी का ऑप्शन है इसमें जाता है और वो फसल को चढ़ा देता है। तो भैया सर मेरे अधिकार क्षेत्र में इस सर्वे नंबर में मान लो गेहूं बो रखा है, तो वो गेहूं की फसल इस गिरदावरी इसमें चढ़ा देगा, उसी को, जो वो फसल को चढ़ाना ऐप में, उसी को क्या कहा जाता है? गिरदावरी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि यही गिरदावरी बताती है कि कौन सी जगह, कौन से एरिया में कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, और उसी के आधार पर स्टेट लेवल पे और उसी के आधार पर सेंटर लेवल पे क्या बनती है? रिपोर्ट बनती है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा होगी, दूध यहाँ ज्यादा हो रहा है, गेहूं यहाँ ज्यादा हो रहा है। ये सारा का सारा जो गिरदावरी का कार्य रहता है वो किसका कार्य रहता है बेटा? पटवारी का रहता है। पटवारी का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, अगर जब भी पटवारी के क्षेत्र या तहसील में, मान लो मेरा क्षेत्र मान लो सिमरोल है और मेरी तहसील मान लो महू है, तो महू या सिमरोल के अंदर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे सीएम मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है, अगर ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम अगर होता है तो पटवारी को एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, इनके साथ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इनके साथ काम करने का अवसर क्यों बोला जा रहा है? अवसर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पटवारी इनके साथ काम नहीं करता, इनके साथ काम तभी करता है जब कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, और जब इनके साथ काम करते हैं तो अपनी थोड़ी पहचान बनती है, थोड़ी सी लिंक बनती है, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। समझ पा रहे हैं? तो ये देख पा रहे होंगे, ये जो बीच में खड़े हैं ये हमारे अक्षत जैन साहब हैं, जो यूपीएससी सेकंड रैंक होल्डर है। अक्षत जैन साहब है जो अभी वर्तमान में मऊ तहसील के एसडीएम है। ठीक है, बढ़े आगे। ये जो प्रोग्राम है ये भी सीएम साहब का प्रोग्राम था, उसी समय की ये फोटो ली गई है। बढ़ते हैं बेटा आगे। ये गिरदावरी का कार्य हो गया। अब बात आती है सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है सर, जॉब टाइमिंग क्या रहती है पटवारी की? बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जॉब टाइमिंग क्या रहती है, जॉब टाइमिंग क्या रहती है। बड़ा मैं आपको, देखिए आपको फिर बता देता हूँ, पटवारी हल्के का कलेक्टर माना जाता है। ये देखिए, समझ पा रहे हैं? हल्के का कलेक्टर माना जाता है। अब कलेक्टर हो तो भाई छुट्टी तो आपको, जॉब टाइमिंग की तो फिक्र ही नहीं करनी। समझ रहे हैं ना? आप कलेक्टर हो दादा, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। रात को मान लो आपके हल्के में अवैध उत्खनन हो रहा है तो आपको जाना पड़ सकता है। रात को मान लो आपके हल्के में दंगे हो गए, आपको जाना पड़ता, जाना पड़ेगा, पड़ सकता नहीं, जाना पड़ेगा।
क्योंकि आप वहां के कलेक्टर हो दादा, आप ही तो बताओगे कि कौन है व्यक्ति, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। क्योंकि आप अगर पटवारी बन जाते हैं तो सबसे ज्यादा गांव में क्यों कौन अटैच रहता है, पटवारी ही अटैच रहता है गांव के निवासियों से। समझ रहे हैं ना, कलेक्टर माना जाता है। इसीलिए इस कारण से उनका कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता। फिर भी पटवारियों की थोड़ी मांगे रहती है कि नहीं हमारा सार्वजनिक जीवन भी है, हमारी फैमिली भी है, ऐसा है वैसा है। तो कई अधिकारी अच्छे लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, एक काम करो, 9:30 से 5:30 तक जॉब करो। सुबह 9:30 बजे आ जाओ, 5:30 बजे चले जाओ। आपकी जॉब टाइमिंग ये रहती है, आदर्श जॉब टाइमिंग है ये। आदर्श जॉब टाइमिंग का मतलब ये, अगर वाकई में आपको ज्यादा हेडेक नहीं पालना, इतने जाओ। लेकिन आप मुखिया हो तो आपको कभी कभार बीच बीच में बुलाया जा सकता है। ठीक है, कभी नहीं कहते कि आप 9:30 बजे आओ, आप 10 बजे भी जाओगे, 11 बजे भी जाओगे, 12 बजे भी जाओगे, काम चल जाएगा। बस आप काम करना है आपको, आपके हल्के में आपको जो भी रिपोर्ट मिल रही है, जो भी चीजें मिल रही है, बस आप काम करो। आपको कोई नहीं पूछेगा आप कहाँ पर हो, पर आपको काम तो करना पड़ेगा यार। समझ रहे हैं ना। वैसे तो आदर्श समय है ये कि 9:30 से 5:30, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस पटवारी की जॉब में। तो फील्ड जॉब होती है तो उसमें कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। हाँ ये है, शनिवार और रविवार को आपको क्या मिल जाएगा, अवकाश मिल जाएगा। लेकिन फिर से वही बात, आप हल्के के क्या हो, कलेक्टर, तो हो सकता है शनिवार रविवार को कभी आपको जाना पड़ जाए। मान लो आपके हल्के में दंगे हो गए तो आपको जाना पड़ेगा, भले ही चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, है ना। मान लो ईद वीद का समय है, मान लो ईद का समय है, या फिर मान लो कोई ऐसा समय है, जैसे मान लो कोई ऐसा फैसला आने वाला है जिसपे दंगे होने की आशंका है। जैसे मान लो अभी मूवी एक रिलीज हो रही है, उस पर दंगे होने की आशंका थी, तो उस समय क्या है, पटवारियों को बोल दिया जाता है यार अपने हल्के को मॉनिटर करते रहे, शनिवार और रविवार को भी। ये नहीं बोलते आप हल्के पे जाओ, मॉनिटर करते रहे। मॉनिटर करने का मतलब ये आप गांव के व्यक्तियों के लोगों के कांटेक्ट में रहें, अगर कोई ऐसी हलचल होती है तो आप बिल्कुल अपने समकक्ष अधिकारी को बताएं। क्लियर। प्रमोशन की बात होती है, पटवारी का प्रमोशन नहीं न के बराबर होता है। नहीं तो नहीं बोल सकता, लेकिन न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर। समझ रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये, प्रमोशन लेके बहुत ज्यादा जागरूकता रहती है। अगर आपकी डिग्निटी बहुत अच्छी है, मैं अंदर की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका वाकई में अच्छी अच्छी मतलब वर्क है, और अंदर की बात नहीं बता सकता, लेकिन ये है अगर आपका अच्छा वर्क है, अगर अच्छे से आप काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम, पहले तो आप जब पटवारी बन जाए तो कम से कम आपको 5 वर्ष तो नौकरी करनी है। 5 वर्ष तो नौकरी करनी है, इस 5 वर्ष तक तो सोचना ही नहीं है प्रमोशन का। इस 5 वर्ष के बाद आपके काम के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी लिंक के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको आरआई बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, है ना। अगर आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका काम, आपकी लिंक अच्छी है, आप ये मान लो आप आरआई बन सकते हैं। लेकिन हर कोई नहीं बन सकता, बहुत होते हैं, कई ऐसे मैंने पटवारी देखे हैं जो 17-18 साल काम करने के बाद आरआई बने। कई ऐसे पटवारी भी है जो 6 साल काम करने के बाद आरआई बन गया। कई ऐसे पटवारी है कि जो बने पटवारी थे और रिटायरमेंट भी पटवारी में ही हो गया। समझ पा रहे हैं ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ ये है, आपको एक चीज मिलती है, डिपार्टमेंटल परीक्षा मिलती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। इस डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है वो नायब तहसीलदार का होता है, नायब तहसीलदार का होता है। तो ये अच्छा मौका रहता है आपके पास नायब तहसीलदार बनने का। लेकिन ये भी आपके ऊपर, किस्मत के ऊपर डिपेंड रहता है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम, देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठने के लिए आपको कम से कम 5 साल तो जॉब करनी है। अगर आप 5 साल जॉब कर चुके हैं तभी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिपार्टमेंटल एग्जाम कब निकलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कभी 10 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम निकले, हो सकता है आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि 5 साल आपकी जॉब कंप्लीट हो और डिपार्टमेंटल एग्जाम आ जाए। हो सकता है आज आप सिलेक्ट हुए हो, 2 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम आए, उसमें वैलिड ही नहीं हो बैठने के लिए। समझ रहे हैं ना। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम की कोई इंटरवल नहीं है कि इतने समय बाद ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आता है तो उसमें बैठने की एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 5 साल कम से कम जॉब करनी है। क्लियर। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई चीज आपको रह गई हो, है ना। करप्शन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते, और ना करनी चाहिए, और ना आपको करप्शन करना है। बाकी आप राजा हो एक पंचायत के, एक हल्के के, आपको एडवेंचरस लाइफ मिलेगी। कभी हो सकता है आपको तत्काल बुला लिया जाए, पर आप तत्काल पहुंचोगे नहीं, वो एक अलग बात है। बहुत सारे आपको एडवेंचर चीजें मिलेंगी। बाकी तो और मैं क्या ही बोलूं, आपको सारी चीजें मैंने इसके अंदर बता दी है। मैंने जितना भी एफर्ट्स लगाए वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर बता दी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारा ज्ञान आपको कोई अन्य वीडियो नहीं दे सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद अन्य वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई पर ध्यान दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद अन्य वीडियो आप देखते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद।